सर इस आइलैंड पे अटैक करके क्या अमेरिका ये मैसेज देने की कोशिश नहीं कर रहा कि हमें पता है आपके बेसेस कहाँ पे हैं, आपके टनल्स कहाँ पे हैं? और वॉर में हर एक सिचुएशन घंटों के मुताबिक इवॉल्व होती रहती है। यानी आप कह रहे हैं कि केशम आइलैंड स्ट्रेटेजिकली भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पर जब तक फौज ऑन ग्राउंड नहीं उतरेगी तब तक 101% कंफर्मेशन नहीं होंगी और यूरेनियम का कोई भी डिसीजन नहीं लिया गया तो ये पूरी की पूरी कार्रवाई आज तक की इसका कोई मतलब नहीं रहा। नेतन्याहू और प्रेसिडेंट ट्रंप के बीच कहासुनी भी हुई है और साइमल्टेनियसली ईरान भी प्रेशर डाल रहा है अमेरिका पे कि हिजबुल्लाह पे हमले रुकवाएं। एक बार हिजबुल्लाह नष्ट नाबूद होता फिर ये एक युद्ध विराम करके 1-2 महीने का फिर पूरी तसल्ली और तैयारी के साथ। सर पाकिस्तान के नेताओं के बयान के क्या ही मायने हैं? आए दिन कुछ ऐसे बयान आते रहते हैं जिससे वो दुनिया भर में सिर्फ बेइज्जती होते हैं और जिसमें कि 1500 को तो घरों से डॉक्यूमेंटेड पुलिस उठा के लेके गई है। ये बलूचिस्तान जेनोसाइड की बदौलत ये करना पड़ रहा है। चाणक्य फोरम प्रेजेंट्स रणक्षेत्र। नमस्कार दोस्तों, रणक्षेत्र में आपका स्वागत है। मैं राम अवतार पांडे। अमेरिका ने ईरान के केशम आइलैंड पर हमला किया, वहीं ईरान ने कुवैत और बहरीन पर हमला किया। यानी डोनाल्ड ट्रंप ने जो ईरान युद्ध में सीज फायर की बात कही थी, अब वो कहीं खत्म होती हुई नजर आ रही है। इस पहलू को समझेंगे आज रणक्षेत्र में कि अब ईरान का युद्ध किस तरफ बढ़ेगा और अमेरिका ने आखिर केशम आइलैंड को ही क्यों चुना। इसके अलावा पाकिस्तान की एक संस्थान ने रिपोर्ट जारी की है जिसमें उसने कहा है कि पाकिस्तान में आतंकवाद बढ़ा है, यानी आतंकी हमले पाकिस्तान में बढ़े हैं। वो देश जो दुनिया भर के आतंकवाद का एपिसेंटर है, उस देश से इस तरह की रिपोर्टें क्यों सामने आ रही हैं? आखिर पाकिस्तान दुनिया को क्या दिखाना चाह रहा है इन रिपोर्ट्स के जरिए? इन सभी मुद्दों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारे मेहमान मेजर समरपाल सिंह टूर। जय हिंद। वेलकम सर, रण क्षेत्र में आपका स्वागत है। जय हिंद राम, कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया सर आखिर ये जो डोनाल्ड ट्रंप ईरान सीज फायर की बात कर रहे थे, अभी जो बीते दिन घटनाएं हुई उससे तो लग रहा है कि ये सीज फायर खत्म है अब। देखिए, इस पे मैंने एक आर्टिकल लिखा था अपने ट्विटर हैंडल पे 2 महीने पहले कि ये कि क्यों देखिए हमें समझना चाहिए कि जब 82nd एयरबोर्न डिवीजन को आप मोबिलाइज कर रहे हो अमेरिका से इस युद्ध के लिए, तो उसके लिए समय लगता है, स्ट्रैटेजी के लिए समय लगता है। जो लेटेस्ट डेवलपमेंट घट रही है उसकी सैटेलाइट इमेजरी की डॉक्यूमेंटेशन होती है, उस पे ब्रीफिंग्स होती हैं और वॉर में हर एक सिचुएशन घंटों के मुताबिक इवॉल्व होती रहती है। तो उसके मुताबिक ब्रीफिंग्स होती हैं, मिशंस की प्लानिंग होती है डिटेल में। तो देखिए मैंने पहले ही बोला था कि ये एक मिलिट्री टैक्टिकल बेट है कि समय खरीदा जा रहा है और बिल्कुल वही हुआ जो जिसका मैं इन्हें पहले भी बोलता आ रहा हूं कि ये युद्ध चलेगा। अमेरिकन बूट्स ऑन ग्राउंड भी उतरेंगे, इसमें कोई शक की राय नहीं होनी चाहिए। पर इसके लिए बहुत ही आपको फूक फूक के कदम रखने हैं, आपको स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी क्योंकि देखें हाइपरसोनिक और सुपरसोनिक मिसाइल्स का खतरा अभी भी नहीं टला है। और अभी हाल ही में 2 दिन पहले जब सीज फायर वायोलेशन हुआ जी। जिसमें अमेरिका ने क्या टारगेट किया, अमेरिका ने वो कम्युनिकेशन सेंटर्स टारगेट किए जो ड्रोन्स के अटैक्स को फैसिलिटेट कर रहे थे। तो देखें हर पल मोसाद, ओके। सीआईए और अन्य जो ईरानियन जो लोगों से इंटेलिजेंस गैदरिंग है वो लगातार हो रही है और ये सबसे मेन थ्रेट यही था कि यदि अमेरिकन फोर्सेस उतरती हैं तो मिसाइल और इनका खतरा इतना नहीं है जितना ड्रोन्स को लेके है, क्योंकि ड्रोन्स हजारों की तादाद में आने वाले हैं मिसाइल के जी। को कंपेयर करें तो देखिए अ, और ये डिप्लोमेसी पहले से चलती आ रही है कि आप वार्तालाप भी कर रहे हैं और साथ ही साथ आपके मिलिट्री ऑपरेशंस भी जारी है। तो ये क्या होता है कि ये
आपको कंटिन्यूअस प्रेशर में बनाए रखता है कि बात करने का मतलब ये नहीं है कि सब कुछ टल गया और युद्ध विराम पूर्ण युद्ध विराम हो गया और अब आप अपनी फौज को दोबारा उसे रीग्रुप, रिप्लेनिश, रीऑर्गेनाइज और उसे दोबारा तैयारी करने का समय नहीं मिलता है आज की कूटनीति में। आज की तारीख में अगर डिप्लोमेटिक वार्तालाप चल रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि गोला बारूद का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। तो ये जो है अब उभर के पता चल रहा है कि ये जो कूटनीति है, ये एक डेटरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से है कि हमने अपना कोई भी कमजोर स्टांस नहीं दिखाना है, हमले जारी रहेंगे और इसी तरीके से ईरान पे प्रेशर बना रहता है कि आप जल्दी किसी निष्कर्ष पे आए, क्योंकि जो अभी कम स्तर का हमला हो रहा है उसकी गति और उसका स्तर बढ़ा दिया जाएगा। तो ये एक डेटरेंस पोस्चर है सर अमेरिका का। हम्म। सर ये जो बात चल रही थी कि बातचीत भी होगी और लड़ाई भी होगी, इस पहलू को भी हम समझेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं ये आपसे समझना चाहूंगा कि जो अभी केशम आइलैंड पे हमला हुआ है, मैं एक जगह पढ़ रहा था कि ये जो आइलैंड है, ये इनके मिसाइल सेंटर्स हैं या जो टनल सिटी के रूप में यहाँ इन्होंने डेवलप कर रखा है, जहाँ पे मिसाइल बना रखी है। देखिए, कासिम आइलैंड का तो मैं इतना ही बोलूंगा कि ये एक ऐसा टापू है जिसकी लंबाई 135 किलोमीटर लंबा है और ये है ओके। 40 किलोमीटर चौड़ा। और आप अनुमान लगा लें कि जो टापू 135 किलोमीटर लंबा है और चौड़ा 40 किलोमीटर है, उसमें कितना ज्यादा पोटेंशियल और स्कोप है। ये टूरिस्ट अट्रैक्शन तो था ही, इसको एक हम्म। स्पेशल इकोनॉमिक हब का भी ओहदा मिला हुआ था। और हम्म। 1988 में इसी टापू के दक्षिण में 2.5 किलोमीटर दूर एक ईरानियन जी। एयरलाइनर को अमेरिका की एक क्रूजर नेवल शिप ने मार गिराया था, जिसमें कि 290 लोगों की भी मौत हुई थी। तो ये 1988 की बात है। तो देखिए, तब कासिम आइलैंड हाईलाइट हुआ था। और कासिम आइलैंड एक ऐसा टापू है जो कि ओमान का जो पोर्ट है उससे सिर्फ 60 किलोमीटर दूर है। तो देखिए, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के ट्रैफिक की आवाजाही में इसका बहुत ही जरूरी रोल है। और यहाँ की आबादी लगभग 1.5 लाख लोग यहाँ पे रहते हैं और यहाँ पे टूरिज्म से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण जगह है। ऊपर से इतिहास में देखा जाए तो ये जी। ट्रेडिंग रूट जब होता था तो यहाँ पे चाइना, इंडिया और बाकी एशिया के मुल्कों की जो किश्तियां हैं वो यहाँ पे आके डॉक करती थी और यहाँ से फिर आगे ट्रेड के लिए निकलती थी। तो काशम आइलैंड अभी का नहीं, बहुत हिस्टोरिकली बहुत ही माना हुआ आइलैंड है और ये हिस्ट्री बुक्स में दर्ज है इसके बारे में। और हाँ, ये बिल्कुल सही है कि आज की तारीख में ये वो टापू है जहां पे कि एक स्टोरेज फैसिलिटी है अंडरग्राउंड, जहां पे कि इन्होंने मिसाइलें और ड्रोन्स का हब है ये। तो इसको भी नकारा नहीं जा सकता। पर एंड ऑफ द डे देखें, इराक वॉर में भी बहुत अनुमान लगाए थे कि यहाँ पे ये है और इंटेलिजेंस के मुताबिक इधर ये है। पर जब तक फौज ऑन ग्राउंड नहीं उतरेगी तब तक 101% कंफर्मेशन नहीं होंगी। जितनी भी जानकारी और इनपुट्स यूएस को मिले हैं या इजराइल के पास है, वो इंटरनेशनल टूरिस्ट, सोशल मीडिया और जो लोगों की ट्रैवल हिस्ट्री है इस आइलैंड को लेके, जो वेस्ट से हैं, टूरिज्म के बहाने जो गए थे इन आइलैंड्स में, या फिर जी। इकोनॉमी के बहाने ट्रेड के लिए कोई इस टापू पे उतरा था फ्रॉम द वेस्ट बातचीत करने के लिए जी। या फाइनेंशियल या ट्रेड ट्रांजैक्शंस के लिए, तो उनकी इंफॉर्मेशन ओवर द इयर्स गैदर करके और सैटेलाइट इमेजरी और फोटोग्राफी को मिला के फिर जाके इनको ये इंफॉर्मेशन आज की तारीख में मिली है कि ये एक मिसाइल सिटी के तौर पे ये माना जाता है। ठीक है, और इसका स्ट्रेटेजिकली बहुत ही जरूरी इंपॉर्टेंस है और ये बहुत बड़ा एक मैरिटाइम चोक पॉइंट कह सकते हैं आप, कि अगर यहाँ हम्म। पे कोई हरकत की तो फिर पूरा का पूरा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में आवाजाही पे रोक लगेगी और कहीं जाने की भी गुंजाइश नहीं होगी, ना अंदर जाने की ना वहां से निकलने की। सर इस आइलैंड पे अटैक करके क्या अमेरिका ये मैसेज देने की कोशिश नहीं कर रहा कि हमें पता है आपके बेसिस कहाँ पे हैं, आपके टनल्स कहाँ पे हैं? क्या वो मैसेज कन्वे करने की कोशिश कर रहा है या उसमें सक्सेस हो रहा है?
देखिए, अमेरिका ने एक चीज तो बता दी है, जता दिया ईरान को कि ये जो कैशम आइलैंड है, यहाँ पे मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही अच्छा बना हुआ है। जहाँ पे 1.5 लाख की पॉपुलेशन है, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर मिलिट्री का अच्छा है, जो इंक्लूड करता है मिसाइल स्टोरेज फैसिलिटी और कमांड एंड कंट्रोल नेटवर्क, ड्रोन ऑपरेशंस और कोस्टल डिफेंस सिस्टम्स। तो ये इस नाम से, ऊपर से ईरान की मीडिया ने ही कैशम आइलैंड को मिसाइल सिटी का नाम दिया है। ये अमेरिका ने नाम नहीं दिया, ये ईरान की ही आईआरजीसी इसे मिसाइल सिटी बुलाती है। और यहाँ पे तय जायज सी बात है कि बहुत ही ठोस अंडरग्राउंड और कॉम्प्लेक्स टनल नेटवर्क बन चुके हैं यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे पहाड़ीनुमा इलाका भी है इस टापू पे, जो 135 किलोमीटर का इलाका है, और ये रीइंफोर्स स्ट्रक्चर है अंडरग्राउंड जो इन्होंने बनाया है। तो देखिए, इन्होंने इन्वेस्टमेंट भी की है, और ईरान ने पब्लिकली वीडियो रिकॉर्डिंग्स भी दिखाई है इसके बारे में, ठीक है। और जितनी भी ट्रेड होती है वहां पे आने जाने के लिए, शिपिंग की ट्रैफिक, वहां पे जो भी पोर्ट बने हुए हैं, वहां से कंटेनर्स को मतलब लोड करना, अनलोड करना, एक ट्रांजिट पॉइंट के तौर पे भी काशम आइलैंड बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, सेम जैसे कि खर्ग आइलैंड है। तो आप जी। अगर ईरान के मेन पोर्ट्स पे नहीं जा सकते हैं, क्योंकि वहां पे और भी आइलैंड है, वहां पे नेविगेशन करना मुश्किल है, वहां पे सैंड बहुत ज्यादा है, तो भारी भरकम टैंकर वहां फंस जाएंगे, तो खर्ग आइलैंड को चुना गया है। केशम आइलैंड पहले से ही ऑपरेशनल था, पर केशम आइलैंड को उसकी जो जगह है, लोकेशन है, जो ओमान के ऑपोजिट जहां पे मोड़ आता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का, वो सिर्फ 50 या 60 किलोमीटर तक का रह जाता है। तो उधर ये डोमिनेट करता है, और वहां से इनका जो थ्रेट है कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर देंगे, वो ये टापू से फैसिलिटेट करवाता है। और यहाँ पे सर मेनली एक मिसाइल एंड ड्रोन ऑपरेशंस के हब्स हैं, और इधर इनके एंटी शिप मिसाइल्स भी यहाँ पे लैस हैं, इनके पूरे सिस्टम्स इंस्टॉल्ड है इस आइलैंड में। यानी आप कह रहे हैं कि केशम आइलैंड स्ट्रेटेजिकली भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत, इस पे आप अंडरग्राउंड फैसिलिटीज को ऐसे नहीं नष्ट नाबूद नहीं कर सकते हैं, आपको अपनी इन्फेंट्री या स्पेशल फोर्सेस को भेजना ही पड़ेगा ऑन ग्राउंड। ऐसे आप उसे मिसाइल्स के साथ उसे बर्बाद करना बहुत ही मुश्किल है। सर एक बात समझना ये भी जरूरी है कि कल जब इसराइल ने लेबनान पर हिजबुल्लाह पे हमला किया, तो डोनाल्ड ट्रंप और प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू के बीच में हीटेड आर्गुमेंट हुआ कि भाई आप वहां क्यों हमले कर रहे हो, हमारा सीज फायर। आज फिर अमेरिका ने खुद ही हमला कर दिया। तो ये जो ईरान का युद्ध है पूरा, इसमें इसराइल और अमेरिका कभी कभी एक पॉइंट पर दिखते हैं और कभी कभी देखते हैं कि नहीं, ये डिपार्ट एक दूसरे से अलग भी हो रहे हैं। तो ये जो पूरा कॉम्प्लेक्स है, ये कैसे समझा जाए? देखिए, जाहिर सी बात है कि ये लड़ाई जितनी लंबी चल रही है, प्रेसिडेंट ट्रम्प के ऊपर ही प्रेशर आ रहा है, यूरोप से जी। आ रहा है, और साउथ अमेरिकन नेशन से आ रहा है, एशिया से आ रहा है। तो सब यही गुहार लगा रहे हैं प्रेसिडेंट ट्रम्प को कि आप लड़ाई रोकें। और प्रेसिडेंट ट्रम्प अगर लड़ाई रोकना भी चाह रहा है, तो अव्वल दर्जे की शर्त यह है कि एनरिच्ड यूरेनियम सौंप दिया जाए, जिसके ऊपर हम्म। ईरान डिसीजन नहीं ले पा रहा है। और इसलिए मतलब वॉशिंगटन इजराइल को बोल रहा है कि आप रिस्ट्रेंट शो करें, उनके आपस में दिक्कत हो रही है, क्योंकि इजराइल जानता है कि यदि सीज फायर हुआ और यूरेनियम का कोई भी डिसीजन नहीं लिया गया, तो ये हम्म। पूरी की पूरी कार्रवाई आज तक की, इसका कोई मतलब नहीं रहा, इसका कोई संकल्प नहीं निकलेगा। तो इसका एक ही विकल्प है कि या तो इजराइल पूरा बर्बाद करे ईरान को, उसके लिए उसे अमेरिका की हम्म। मदद चाहिए ही चाहिए। और अमेरिका चाह रहा है कि बाकी देशों की इकोनॉमी, ट्रेड बरकरार रहे, स्टॉक मार्केट्स बरकरार रहे, इकोनॉमी ना क्रैश करे, प्रेशर ना बने अमेरिका पे। तो वो एक अच्छा रीजनल स्टेबिलिटी चाह रहा है, पर इजराइल चाह रहा है मिलिट्री टैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सेफ्टी और सिक्योरिटी, तो वो ये इकोनॉमिकल पर्सपेक्टिव अनदेखा कर रहा है। तो इस चीजों को लेके दोनों के आपस में एक एस्केलेशन हुआ है नेतन्याहू और
प्रेसिडेंट ट्रंप के बीच कहासुनी भी हुई है, डिप्लोमेटिकली वो अलाइन नहीं हो पा रहे हैं। और इजराइल ने तो ये बहुत प्रेशर डाला हुआ है कि वो हिजबुल्लाह को खत्म ही करके हटेगा। और आज की तारीख में ईरान का सबसे महत्वपूर्ण प्रॉक्सी कौन है? हिजबुल्लाह। क्योंकि बिना हिजबुल्लाह के ये ईरान को नहीं कन्फ्रंट कर, इजराइल को नहीं कन्फ्रंट कर सकते। और जायज सी बात है, इजराइल का टारगेट ही हिजबुल्लाह है और ईरान बार बार प्रेशर डाल रहा है कि इजराइल को रोके, वरना ये पीस टॉक्स खत्म है। तो देखिए, अमेरिका खुद ब्लैकमेल हुआ पड़ा है। उधर इजराइल कह रहा है कि आप हमला करें, आप रुके ना, आप इनके परमाणु एनरिच्ड यूरेनियम को जैसे तैसे निकलवाएं इनसे। और साइमल्टेनियसली ईरान भी प्रेशर डाल रहा है अमेरिका पे कि हिजबुल्लाह पे हमले रुकवाएं, वरना फिर हम पीस टॉक से पीछे हट जाएंगे और आपकी सारी जो अभी तक डिस्कशंस हुई हैं उस पर कोई अग्रीमेंट नहीं होगा। तो देखिए, अमेरिका बहुत ही एक पेचीदा ये रीजनल डिप्लोमेटिक आप समझ लें युद्ध जो हो रहा है इजराइल और ईरान को लेके, तो वो बैलेंस नहीं बना पा रहा है। तो इसलिए वो इजराइल पे प्रेशर डाल रहा है कि वो शांत रहे। और साइड बाय साइड जो जीसीसी मुल्क हैं, जो सुन्नी मुल्क हैं गल्फ रीजन के, वो तैयार है ईरान के ऊपर हमला करने के लिए। उसमें भी उन्होंने अमेरिका को बोला भाई कि वो हमला करने को तैयार है, बस ग्रीन सिग्नल चाहिए कि कब जाएं और कैसे हमला करें। पर इसके दौरान कीमत क्या चुकानी पड़ेगी? जो जीसीसी कंट्रीज हैं उनकी जितनी भी ऑयल और एक्सपोर्ट लोकेशंस हैं, उस पे ताबड़तोड़ सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला होगा। और जो यूएस के जो बेसिस थे, कल भी हमले हुए। तो इस पे बार बार इंटेंसिटी बढ़ जाएगी हमलों की। और अब कितनी बार और कब तक रोकेंगे? इंटरसेप्शन आप अभी तो रोक सकते हैं, क्योंकि आपको लड़ाई में थोड़ा युद्ध विराम की नौबत आई, आपको सांस लेने की वो मौका मिला है। पर आने वाले समय में आप ये कब तक जारी रखेंगे? तो एक्चुअल में अमेरिका की जो रणनीति होनी चाहिए थी, उसे इजराइल के साथ मिलकर पहले हिजबुल्लाह का खात्मा करना चाहिए था, ताकि इजराइल पे इमीडिएट थ्रेट पहले निगेट हो जाए। अब इजराइल हिजबुल्लाह पे क्यों हावी हुआ है? क्योंकि जब भी ईरान मिसाइल अटैक करता था, तो एक एक लेयर बनाता था पहले हिजबुल्लाह, कुछ मिनट पहले ईरान की मिसाइल पहुंचने से कुछ मिनट पहले वो अपने रॉकेट और मिसाइल अटैक्स दागता था इजराइल के ऊपर। उससे क्या हो रहा था कि जो इनकी एयर डिफेंस की क्षमता है वो कम हो जाती थी, या फिर उसके जो लॉगरिथम्स हैं वो कैलकुलेट नहीं कर पा रहे थे कि हिजबुल्लाह के रॉकेट्स इंटरसेप्ट करें, या फिर जो हाइपरसोनिक मिसाइल्स खोरमशेर, सजल, फतेह, ये वाली मिसाइल जो आती थी इन पे हमला करें। ऊपर से इनके पास MIRV टेक्नोलॉजी भी थी मिसाइल की, कि एक मिसाइल तो आ रही है तो एक मिसाइल को तो नष्ट करना आसान है। पर जब वो मिसाइल का खाका खुल के 10 वॉरहेड अलग से निकलते थे मिसाइल के, उसमें फिर ये नाकाम हो रहे थे। और हिजबुल्लाह उनको मतलब एक फैसिलिटेट कर रहा था ईरान को, कि आपकी मिसाइल पहुंचने से चंद मिनट पहले हम अपने रॉकेट और मोटर्स और मिसाइल्स दागेंगे इजराइल पे, ताकि उनका एयर डिफेंस हिजबुल्लाह की मिसाइल्स और रॉकेट्स को काउंटर करने लगे। तब तक ईरान की मिसाइल्स आती थी, हम सब ने देखा, और पूरा नष्ट और नाबूद और नुकसान और कोलैटरल डैमेज किया उसने। तो इसको लेके इजराइल ने ठान ली कि जिस दिन अमेरिका का सीज फायर घोषणा हुई ईरान के साथ, उसने अगले दिन सुबह 180 टारगेट नष्ट किए हिजबुल्लाह के, महज कुछ घंटों में, 10 मिनट के अंदर। तो इतनी तैयारी में बैठा था इजराइल। तो जाहिर सी बात है कि प्रेसिडेंट ट्रंप को भी पता है कि इजराइल पे भी प्रेशर है, उसको भी सिक्योरिटी चाहिए, उसके भी लोग हताहत हो रहे हैं। और उसी दौरान ईरान भी फंडिंग कर रहा है, ईरान भी पूरी कोशिश कर रहा है कि कुछ उपलब्ध कराए हिजबुल्लाह को। पर मुश्किल लग रहा है, क्योंकि अब देखें, सीरिया इस लड़ाई में नहीं पड़ना चाहता और ना ही सीरिया सपोर्ट करता है ये लड़ाई को। तो एक किस्म से सीरिया एक न्यूट्रल मुल्क जिस तरीके से उभर के आया है इस कॉन्फ्लिक्ट में,
ये इजराइल के लिए एक विन विन सिचुएशन है कि उस पर प्रेशर कम हो गया है और उसका फोकस सिर्फ हिजबुल्लाह की बर्बादी पे है। सर, ईरान युद्ध को लेकर एक पहलू ये भी सामने आता है कि अभी ये जो सीज फायर हुआ है, ये इसलिए हुआ है कि इसराइल जो है हिजबुल्लाह पर फोकस कर कर हिजबुल्लाह को एकदम एंड पॉइंट तक ले जाए, उन्हें एकदम फंक्शनलेस कर दे, उन्हें एकदम नस्तनाबूद कर दे, उसके बाद ईरान पे कार्रवाई की जाए। क्या आप ये जो टाइम बाइंग वाली बात कही जाती है या ये जो सीज फायर को लेकर ये एक पहलू सामने रखा जाता है, इसे आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, मैंने अभी भी जिक्र किया था कि एक्चुअल जी। मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से आपको अगर इसराइल को सुरक्षित रखना ही है तो आप उसके बिल्कुल इर्द गिर्द जो भी थ्रेट है उसको पहले आप नकारें, उसको निगेट करें। तो यहां पे टैक्टिकल मिसकैलकुलेशन हुआ है। जो इन्होंने प्रायोरिटी 1 ईरान पे हमला करने की जो कोशिश की है, वो पहले इन्हें प्रायोरिटी नंबर 1 हिजबुल्लाह को नष्ट नाबूद करने की कोशिश करनी चाहिए थी। एक बार हिजबुल्लाह नष्ट नाबूद होता, फिर ये एक युद्ध विराम करके 1-2 महीने का फिर पूरी तसल्ली और तैयारी के साथ फिर ईरान के प्रति कार्रवाई करते। अब क्या हुआ है कि ईरान के साथ अमेरिका उलझ चुका है, इसराइल के खिलाफ हिजबुल्लाह उलझ चुका है, पर ईरान के पास मिसाइल टेक्नोलॉजी का जो अव्वल जो स्टेटस बोल लो, आप लेवल बोल ले, क्योंकि यहाँ पे 3 मुल्क हैं जिनकी मिसाइल टेक्नोलॉजी ईरान यूज कर रहा है, नॉर्थ कोरिया, रशिया और हुँ, चाइना। तो ये जी, 3 मुल्कों की अगर आप मिसाइल टेक्नोलॉजी इकट्ठी करें और इस्तेमाल करें तो ये बहुत ही एक जबरदस्त डेटरेंस है जो हमने देखा, और ईरान हुँ, ने इसका भरपूर फायदा उठाया है और ये 1980 के दशक से इनसे मदद ले रहे हैं। तो जाहिर सी हुँ, बात है कि अमेरिकन्स के टॉप ब्रास को अपना एक अप्रोच दोबारा रीएडजस्ट करना पड़ेगा और उन्हें एक्चुअली हिजबुल्लाह को पहले खत्म करना पड़ेगा। उसके बाद ये चाहे 1 साल ले लें, 2 साल ले लें, उसमें कंट्रोल्ड तरीके से अगर ये ईरान के ऊपर अपना ग्रिप बना के रखें और कहते हैं जो फंदा फंदा कसने की जो कार्रवाई है, उससे उसमें वो 1 साल ले सकते हैं, 2 साल ले सकते हैं, पर हिजबुल्लाह भी डिस्ट्रैक्शन बना हुआ है। बाकी इराक के अंदर 13 आतंकी गुट हैं, उनको भी जी। अभी ड्रोन्स के साथ ईरान ने लैस किया है। तो इससे पहले कि ये लड़ाई फैले, आउट ऑफ कंट्रोल होए, इन्हें हिजबुल्लाह को रास्ते से हटा देना चाहिए, ताकि फिर ये आतंकी गुट जो इराक में मौजूद है और फिर ईरान की जो आईआरजीसी है उसके ऊपर फोकस करके उसको नष्ट और नाबूद करे। सर, अब बात पाकिस्तान की कर लेते हैं। दरअसल पाकिस्तान में एक इंस्टीट्यूट है, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट फॉर कॉन्फ्लिक्ट एंड सिक्योरिटी स्टडीज, ठीक है? इसने एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान में जो आतंकी हमले हैं वो 27% बढ़े हैं। पाकिस्तान खुद एपिसेंटर है आतंकवाद का। दुनिया में कहीं भी आतंकवादी हमले हो, उसके तार कहीं ना कहीं से पाकिस्तान से जुड़ ही जाते हैं। ऐसे समय में पाकिस्तान इस तरह की रिपोर्ट लाकर क्या मैं कौन-सा यूँ कहूँ कि कौन-सा एस्पेक्ट है वो जो जो दुनिया के सामने रखना चाह रहा है? ये ट्रू। जो पाकिस्तान की सरकार गुहार लगा रही है कि सिक्योरिटी सिचुएशन डिटीरियोरेट हो रही है, खराब हो रही है, मिलिट्री ऑपरेशंस बढ़ाने पड़ रहे हैं, इमरजेंसी मेजर्स बढ़ाने पड़ रहे हैं, है ना? काउंटर टेररिज्म का बजट बढ़ाना पड़ रहा है। ये क्यों किया है इन्होंने? ये बलूचिस्तान जेनोसाइड की बदौलत ये करना पड़ रहा है। इन्होंने जो बलूच अवाम के साथ जो अत्याचार किया है, जिस तरीके से जी। इन्होंने इन्फोर्स्ड डिसअपियरेंसेस, रात रात को ये घर पे आते थे, वहां की पुलिस बलूचिस्तान में, हुँ, पाकिस्तान की पुलिस जवान बच्चियों को ले गए, औरतों को ले गए, हुँ, फिर जवान लड़कों के हत्याएं करा रहे हैं, फिर एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स चल रही हैं, वहां पे सिविलियन कैजुअलिटीज हो रही हैं, फिर बीच बीच में बहुत सालों बाद मैस ग्रेव्स मिल रहे हैं आपको बलूचिस्तान से। तो देखिए हालत तो खराब है वहां पे, तो जेनोसाइड को तो पाकिस्तान की फौज ने एनेबल किया हुआ है कि आप हुँ, जेनोसाइड करें, कोई रोकने वाला नहीं है। और किसी ने कोई आवाज नहीं उठाई है, मीडिया ब्लैकआउट हुआ पड़ा है, बल्कि मीडिया भी वहां नहीं जाती है। तो मैं एक ही चीज कहूंगा कि यदि पाकिस्तान को अब लग रहा है कि ये जो
अटैक के जो फिगर्स हैं, अटैक के जो आंकड़े हैं, उन्हें बढ़ा चढ़ा के अगर ये दिखाएंगे दुनिया को, तो ये कुछ ज्यादा इनकी मदद नहीं होने वाली है, क्योंकि ये इन्हीं की देन है। इन्होंने जिस तरीके से बलूचिस्तान के लोगों पर अत्याचार किया है, ये उसकी देन है। यूनाइटेड नेशंस भी जानता है, यूरोपियन यूनियन भी जानता है। और सन 2024 में राम 830 केस थे इनके रिपोर्टेड इन्फोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस के। 830 जो डिसअपीयरेंसेस थे, उसमें से 480 लोगों की लाशें मिली है। 830 में से 480 लोगों की तो लाशें मिली है इनको। फिर 2025 में बढ़ के 830 से 2024 में बढ़ के वो 1355 हो गया 2025 पिछले साल। और 1355 में से 255 लाशें बरामद हुई हैं। बाकी अभी भी मिसिंग है, वो अभी भी मतलब है नहीं, कहीं पे मिले नहीं ये शख्स। और ये तो मैं सर अभी कंफर्म भी बता रहा हूँ। सॉरी हाँ। मैं आपको थोड़ा रोक रहा हूँ, मैं बस इतना ऐड करना चाह रहा हूँ कि अभी भी इस बात की खबरें आती हैं कि बलूचिस्तान से में बलूची जो बाहर निकले, चाहे सामान लेने गए या अपने किसी काम से आए, वो कभी वापस घर नहीं आए। इस बात की आए दिन खबरें आती रहती हैं। हाँ, तो आप इस साल का आंकड़ा लगा लो कि ये 2026 फरवरी में अभी तक 234 लोगों को इन्होंने गायब कर दिया है। और उनमें से और फिर फरवरी में जो ऑपरेशन हेयर ऑफ हुआ और जितनी भी कार्रवाइयां की हैं पाकिस्तान आर्मी ने, तो उसके बदले इन्होंने 87 लोगों को मार भी दिया है फरवरी 2026 में। तो यहाँ पे सद्भावना नाम की तो चीज दिख नहीं रही। कोई रिकंसिलिएशन या कोई मुआवजा देना या मरहम लगाना इन परिवारों पे, ऐसी कोई हरकत ही नहीं की है इन्होंने, कोई स्कीम ही नहीं है। तो जो एक और भी ऑर्गेनाइजेशंस है कि एक है वॉइस फॉर बलूच मिसिंग पर्सन, VBMP। ये एक एनजीओ है जिसने बताया है कि कम से कम 6000 बलोच आज की तारीख में गायब है। 6000। और जिसमें कि 1500 को तो घरों से डॉक्यूमेंटेड पुलिस उठा के लेके गई है कि इन पे केस चल रहा है। उनका आज तक ये 1500 लोगों का कोई नामो निशानी नहीं है 2009 से लेके अभी तक, कि ये कहां गए, किस जेल में गए, किस मुकदमा इनके ऊपर दर्ज हुआ है, कौन से सेक्शन इनके ऊपर लगे हैं पाकिस्तान पीनल कोड के। तो ना जुडिशरी जवाब दे पा रही है, ना सरकार ने जवाब दिया, ना फौज ने दिया, मीडिया ने वैसे ही बॉयकॉट करके रखा है, ब्लैकआउट करके रखा है। तो बलूच अवाम के लोग जाए तो जाए कहां? अब तो औरतों का सर वुमेन कार्टर आ गया है। सर मैं इस पे और ऐड करते हुए बोलूं कि ये जो पूरा इन्होंने रिपोर्ट सामने रखा है, या यूं कहें कि रिपोर्ट के सामने रिपोर्ट के माध्यम से वो जो दुनिया के बताने की कोशिश कर रहे हैं, दरअसल ये इनके अपने कुकर्म हैं जो सामने आ रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ राम, यूनाइटेड नेशंस ने ऑफिशियली एंडोर्स करके बताया पाकिस्तान को कि उन्होंने नोट किया है कि बलूचिस्तान में इन्फोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस हो रहे हैं, काउंटर टेरर ऑपरेशंस भी वहां पे बढ़ रहे हैं, आर्बिट्री डिटेंशन, जबरदस्ती का वहां पे डिटेन करना, प्रोटेस्ट किया, किसी को चोट लग गई, अस्पताल में भर्ती हो गया, ये अस्पताल में पुलिस वाले बिठा के रखे हैं इन्होंने डॉक्टर के बेस में। अस्पतालों से गायब हो रहे हैं आधे से ज्यादा लोग। रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है, पीसफुल प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकते लोग। तो ये तो यूएन ने तो साफ साफ बताया है। तो देखिए, कहीं आप इन आंकड़ों से भाग नहीं सकते कि 2025 में 1355 लोग गायब हो गए, ठीक है, 225 लोग एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग में मारे गए, ठीक है, 12 औरतें और बच्चियों को इन्होंने उठा लिया रातों रात, उनका आज तक कुछ नहीं पता है, और 1200 केस तो डॉक्यूमेंटेड है। तो आप बताएं कि बलूच हथियार क्यों नहीं उठाएगा ऐसी अवाम के खिलाफ जिसने ना इनका सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप किया। आज इन बलूचिस्तान में ना मेडिकल फैसिलिटी ढंग की है, ना एजुकेशनल फैसिलिटीज है। जो एजुकेशनल फैसिलिटीज थी वो इन्होंने तोड़ दिया, इन्होंने बर्बाद कर दी है जानबूझ के। वहां पे कोई फसल नहीं, कोई फार्मिंग नहीं है,
ठीक है, भूखमरी अलग से है, बिजली काफी गांव में आज तक नहीं पहुंची, पानी तक नहीं पहुंचा। पानी के लिए कुएं से पानी निकालने जाना पड़ता है इन्हें 5-5 किलोमीटर, मतलब 5 किलोमीटर जाओ और 5 आओ, 10 किलोमीटर, ये रोज का है। तो आप देखें कि सीपेक के नाम पे आपने ना इनको नौकरी दी, आपने ना कोई फैसिलिटीज दी, और नवाज शरीफ बड़े स्पीच देता था कि एक बार सीपेक शुरू हो जाए, है ना, यहाँ पे मतलब आबादी इतनी ज्यादा होगी और तरक्की इतनी ज्यादा होगी कि कह रहा था कि घरों में बैठ के तनख्वाहें लेंगे लोग। वो सर इन्होंने पाकिस्तान के मंत्रियों ने इस्तेमाल किया है गलत। सर पाकिस्तान के नेताओं के बयान के क्या ही मायने हैं। आए दिन कुछ ऐसे बयान आते रहते हैं जिससे वो दुनिया भर में सिर्फ बेइज्जती होते हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया सर, रण क्षेत्र में आज के लिए इतना ही। कल फिर हम हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ और उस मुद्दे को समझने की कोशिश करेंगे। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसके साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद। Chanakya Forum presents Ran Kshetra.